हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 25 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार, ये लॉन्च होने जा रहा है 30 जुलाई को। भारत और ब्रिटेन के बीच में रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारतीय सेना ने ऑफिशियली रूप से अमेरिका से अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन प्लांट का अनावरण पानीपत, हरियाणा में किया गया। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए पंजाब ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा तमिलनाडु में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। और तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। 22 जुलाई को अमेरिका ये तीसरी बार यूनेस्को से हटने का फैसला कर चुका है। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में देख लिए थे और हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज शुरू करी है, जिसमें कि डेज एंड थीम में आप लोगों को ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ये दूसरा टॉपिक कल शाम को हमने कवर किया है, वर्तमान में कौन क्या है, जिसमें कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल टॉप 100 अपॉइंटमेंट हमने कवर करी है। आपके एग्जाम में यदि अपॉइंटमेंट से सवाल बनेगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत अपने ही देश भारत ने करी है। इसकी डिटेल थोड़ी मैंने ऐड करी है कि भारत ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करी, जिसमें कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना यानी कि ग्रेन स्टोरेज परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। इस पहल के तहत सरकार का पर्पस क्या है? प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, यानी कि अनाज को स्टोर करने की जो क्षमता है, इसे बढ़ावा देना, जिससे कि अनाज की बर्बादी ना हो, कटाई के बाद नुकसान ना हो और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच, ये जैसी समस्याएं होती है, इनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो यदि पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज परियोजना कौन लेकर के आया है? भारत। यहां से यदि मैं जापान की बात करूं तो कुछ दिन पहले के करंट अफेयर में हमने देखा था कि जापान ने इंटरनेट स्पीड का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। 1.02 पेटाबिट पर सेकेंड तक का इसका रिकॉर्ड रहा है। फिर हमने स्विट्जरलैंड का करंट अफेयर जुलाई के ही महीने में पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित कर ली है। फिर ब्रिटेन का एक फैक्ट तो हमने कल ही देखा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच में साइन हुआ है। सवाल दूसरा है, किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया? तो इसमें से आंसर इसका है मलेशिया। भारत ने बीते वर्ष यानी कि 2024 में मलेशिया से 3.03 मिलियन टन पाम ऑयल का इंपोर्ट किया है, यानी कि मंगवाया है उस देश से, जो मलेशिया के कुल पाम निर्यात का 17.9% हिस्सा है। मतलब कि जो मलेशिया पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज को करता है, इसका 17.9% हिस्सा तो अकेले भारत ने खरीद लिया। तो सबसे बड़ा आयातक देश भारत रहा है मलेशिया के पाम ऑयल का। यहां से यदि मैं बात करूं मलेशिया की, इसकी कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 मई को 46वें क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया जाता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना एक रीजनल ऑफिस मलेशिया में ओपन किया है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, ब्रिटेन के साथ एक तो फैक्ट मैं बता चुकी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला। दूसरा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि 16 और 17 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को यानी कि सभी चुनावों में वोटिंग का अधिकार देने की योजना ब्रिटेन बना रहा है। श्रीलंका के साथ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है भारत ने। और भूटान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, पर्यटन यानी कि टूरिज्म में क्रिप्टो भुगतान को इंटीग्रेट करने वाला जो पहला कंट्री बना है, ये आपका भूटान ही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है, किस राज्य में जोग्राफिटस मैथवी नाम की एक नई तितली की प्रजाति खोजी गई? तो ये रिसेंटली खोजी गई है केरला में। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
तो ये जो तितली है निचली ऊंचाई वाले वनों में पाई गई है और केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध वन्य जीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए-नए मेरी क्लास में जुड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत पुराने होंगे। तो देखिए, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पुराने हैं मतलब 1-2 महीने से भी आप क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपकी भावनाएँ समझ पा रही हूँ। आप सोचते होंगे कि मैम आए दिन कोई न कोई खोज बता देती हैं, कहीं तितली खोजी जा रही है, कहीं मेढक खोजा जा रहा है, कहीं पेड़ों की नई प्रजाति खोजी जा रही, कहीं मगरमच्छ खोजा जा रहा है। भई क्या-क्या याद रखें? आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं समझ पाती हूँ कि आप कैसे रिलेट करके पढ़ते हैं मेरे चैनल पर। केरल के फैक्ट देखिए आए दिन हम डिस्कस करते रहते हैं। तो थोड़ा ना एक स्लाइड मैंने ऐड करी है बीते 6 से 8 महीने में जो खोजें की गई हैं, एक स्लाइड में मैंने ऐड कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने देखा है कि देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलांग की खोज की गई? इसकी खोज मेघालय में की गई। किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई? त्रिपुरा में। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। रिलेट करते रहना भाई। किस राज्य में गर्सनिया कुसमे नाम के एक नए वृक्ष की प्रजाति खोजी गई? असम में। किस राज्य में लेप्रोब्रैकियम आर्टियम नाम का एक नया मेढक की प्रजाति खोजी गई? तो ये असम है। किस राज्य में पंड्या वंश से संबंधित 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर खोजा गया? तमिलनाडु में। इंटरनेशनल खोज की बात करें तो दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में खोजा गया और अमेज़न में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसे नाम दिया गया है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, 20 से 22 मिनट में इतनी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी और मैं बहुत कम कहती हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट आपको यदि पसंद आएगा, तो बिना बोले ही आप शेयर करेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम जो 1 मिलियन फैमिली का टारगेट है, ये हिट कर जाए। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि वीडियो यदि पसंद आता है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। लाइक करने में कुछ जाता नहीं और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। सवाल चौथा है, किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जानी है झारखंड में। इसे मैं और आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि ना अभी 1 से 2 साल पहले जो महाराष्ट्र है इसने घोषणा करी थी कि हम जेल पर्यटन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब जेल पर्यटन क्या है कि जैसे जेल होता है ना, यहाँ यदि कोई घूमने जाना चाहते हैं कि कैदी लोग जो है कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे रहता है, उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र ने की थी। अब ऐसी पहली खनन पर्यटन परियोजना लेकर के आई है झारखंड गवर्नमेंट और ऐसा करने वाला यानी कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य बनने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करना, इनकी माइनिंग कैसे होती है सभी जानकारी लोगों तक मिलते रहे। इसके तहत लोगों को खदानों के अंदर ले जाया जाएगा और वर्कर कैसे काम करते हैं इसका पूरा एक्सपीरियंस इनसे शेयर किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार है। अच्छा, यहाँ का एक बेतला नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हैं और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यहीं पर बन के तैयार हुआ है। सरहुल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है और राज्य की महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय ओपन किया गया। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण और बिक्री साथ ही स्टोरेज पर पूरी तरीके से बैन लगाया झारखंड ने। सवाल नंबर 5वां है, जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली ये जो अवार्ड है जादूगरों का ऑस्कर अवार्ड ये जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर इसका हो जाएगा सुहानी साह। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐड किया था आप लोगों के लिए पेपर के फॉर्मेट में, यानी कि पेपर कटिंग जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी उसमें ऐड किया था। लेकिन एमसीक्यू बना करके ऐड किया है सुहानी साह। इन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला, जिसे जादूगरों की दुनिया का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ठीक है? इन्हें जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक अवार्ड ये अपने नाम करी हैं। अब देखिए बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। राजा कुमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की ये कलाकार बनी थी। बाकी के फैक्ट भी हम देखेंगे, पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फाइड महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कोनेरू हम्पी बनी। वो सेमीफाइनल में पहुंची
फाइनल में पहुंचने वाली बन गई हैं दिव्या देशमुख। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर। अरकाडी डोकोरविच अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष इसके भारतीय मूल के विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। अब रिवीजन करते हैं पहली महिला का, जिसमें कि कोनेरू हम्पी वाला फैक्ट बता चुकी। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नदैतवा। दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल रोशनी नाडार। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरले बोचवे। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी। बलूचिस्तान में पहली महिला हिंदू सहायक कमिश्नर के रूप में कशिश चौधरी की नियुक्ति की गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल-नवेस, ये यूएई से है। अभी राष्ट्रपति के एडीसी में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है दीपिका पादुकोण। सवाल 7वां है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा समुद्र प्रचेत, ऑप्शन नंबर सी। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया है, जिसका नाम है समुद्र प्रचेत। इसका पर्पस है कि जो समुद्रों में प्रदूषण होता है, इसकी तैनाती के पर्पस से इसे लॉन्च किया गया है और भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव से निपटने की क्षमता को इससे बढ़ावा मिलेगा। तटीय और समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी यह समर्थन देता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन ईयर 1977 है। दिल्ली में मुख्यालय वी प्रोटेक्ट है। मोटो पी शिवमणि इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। यदि बात की जाए यहाँ से आईएनएस निस्तार की, ये कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ये एक डीप सबमर्जेस रेस्क्यू सब वेसल है, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बेसिकली ना जिसे पनडुब्बी बचाओ और अन्य गहरे समुद्री बचाव कार्य के लिए लॉन्च किया गया। फिर संध्यायक, ये तो सर्वे पोत है जो कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। और भार्गवस्त्र की यदि बात की जाए तो भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए एक स्वदेशी प्रणाली विकसित की जिसका नाम भार्गवस्त्र है। सवाल 8वां है, भारत के द्वारा विकसित की गई नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? ये तो मैं आपको बताई थी कि भारत स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन पर काम कर रहा है, तो इसका नाम होगा एडफॉल्सीवैक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत ने मलेरिया के सबसे घातक परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के खिलाफ नई स्वदेशी वैक्सीन विकसित की जिसका नाम है एल्फासिवैक्स। और इस वैक्सीन का उद्देश्य न केवल मलेरिया से व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी संचरण को कम करना है। भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य हालांकि 2030 रखा है। तो ये जो वैक्सीन है इसे आईसीएमआर और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। सवाल नंबर 9वां है, कौन सा देश सबसे पहले आयुष सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? तो ये करने जा रहा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूरोपियन यूनियन ने बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, जो बच्चे कम उम्र के हैं और अश्लील कंटेंट देखते हैं, साथ ही हिंसा और व्यसनकारी सामग्री से बचाने के लिए पूरे यूरोपीय यूनियन में इंटीग्रेटेड एक तरह का एज वेरिफिकेशन ऐप लाने के लिए, मतलब ये प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस इस प्रणाली का पहला प्रोटोटाइप परीक्षण करेगा। ये जो प्रणाली है यूजर्स की जो गोपनीयता है इसे बनाए रखेगा और उनकी आयु की पुष्टि करेगा और एल्गोरिथम को बच्चों को हानिकारक कंटेंट से दूर रखने में मदद करेगा। यदि बात की जाए फ्रांस की, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकोइस बायरू है। लास्ट ईयर ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस ने की। एबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश, व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30वां एडिशन जो संपन्न हुआ, इसमें थीम कंट्री फ्रांस थी। लास्ट ईयर नहीं, इसी साल फरवरी के महीने में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन का जो सम्मेलन रहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस और उसके प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया के बीच में एक नए समझौते की घोषणा कर दी गई है। डेनमार्क ऐसा देश है जहां सबसे कम करप्शन है।
करप्शन इंडेक्स में इंडिया 96 है। स्पेन से प्रसिद्ध टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। इटली से रिलेट कर सकते हैं जॉर्जिया मेलेनी। ऐसी पहली कंट्री जिसने कि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में मतलब कि अभी मैंने बताया ना कि जो अगली टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसके लिए फर्स्ट टाइम क्वालीफाई कर लिया है इटली ने। 10वां सवाल है, कौन-सा आर्टिकल है भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है? इनके रेज़िग्नेशन से संबंधित है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से आर्टिकल नंबर 67 ए चर्चे में है। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को बताया था। मैंने एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी कि 60 डेज़ के भीतर इनका पद भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले फैक्ट में थोड़ा-सा अलग करके मुझे बताना था, वो मैं नहीं बता पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पीडीएफ मैं फिर से अपडेट कर दी हूँ, जो आपको टेलीग्राम पर शेयर करी थी। डिटेल में थोड़ा-सा चेंज है, ये 60 डेज़ वाला फैक्ट आप लोगों को हटा लेना है, ठीक है? एक बार आप टेलीग्राम देख लेंगे। आर्टिकल नंबर 51 ए, इसमें क्या बताया गया है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, क्योंकि मूल संविधान में थे नहीं, बाद में जोड़े गए और ये रशिया के संविधान से लिया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 76 में है अटॉर्नी जनरल के बारे में, देश के महान्यायवादी के बारे में। चलिए ये बताइए वर्तमान में देश के महान्यायवादी हैं कौन? क्या ये आर वेंकट रमनी हैं या बदल दिए गए हैं? और आर्टिकल नंबर 61 जो है, ये राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले ही पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है। 11वां सवाल है, जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की जो प्रतिकृति है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? पड़ोसी श्रीलंका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि अशोक ने ना अपने बच्चों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसारण के लिए भेजा था। तो अभी क्या हुआ है कि श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कर दिया गया है श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के कालुतारा में। और ये कोलंबो जो कि इसकी कमर्शियल कैपिटल है, इससे 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। एक बौद्ध स्थल है। इसकी आधारशिला 28 जनवरी 2024 को रखी गई थी। यदि बात की जाए श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे, करेंसी श्रीलंकाई रूपी है, प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके, प्राइम मिनिस्टर हरनी अमरसूरिया हैं। इस साल अप्रैल के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना। श्रीलंक अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच है और भारत श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल 12वां है, भारत में आयकर दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? ये ऑलरेडी मनाया गया है 24 जुलाई को, यानी कि कल के दिन ये मनाया गया है। ये 1857 के विद्रोह के बाद वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में आयकर की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। वैसे जुलाई महीने के अन्य इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालें तो 1 जुलाई जीएसटी डे, सीए डे, एसबीआई का स्थापना दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई यूएस का स्वतंत्रता दिवस, 8 जुलाई पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 7 जुलाई है वैश्विक क्षमा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई मलाला डे, 15 जुलाई है विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई है नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस जो 2025 का आयोजन है, ये किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है, ये होना है अबू धाबी में। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका एक प्रमुख एजेंडा प्रकृति संरक्षण में अनुवांशिकी उपकरणों के उपयोग पर निर्णय होगा। यदि मैं बात करूं आईयूसीएन की, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वैसे बैंकॉक थाईलैंड में 6वें क्रम का बिम्स्टेक समिट रहा। रियो डी जेनेरो ब्राजील में अभी जुलाई के महीने में ब्रिक्स समिट रही। जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ की 78वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, देखिए कल की सबसे दर्दनाक और भयानक न्यूज हमने देखी है कि किस देश में हुए प्लेन क्रैश में 49 यात्रियों की मौत हुई। तो क्रू मेंबर समेत लगभग 50 लोगों की मौत हुई है रशिया में, जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें। पता नहीं क्या ही ये साल है, एविएशन इंडस्ट्री को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। साल के शुरुआत में ही हमने देखा कि साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ, तो लगभग सैकड़ों लोगों की इसमें डेथ हुई थी। फिर इसके अलावा अभी लास्ट मंथ हमने देखा था कि भारत में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, इसमें लगभग 242 के आसपास यात्रियों की मौत हुई। तो जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो यही न्यूज़ देखने को मिलती है कि इस फ्लाइट का या इस प्लेन का इंजन काम नहीं कर रहा, या फ्यूल खत्म हो गया, या इसमें आग लग गई जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
तो आए दिन ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अभी एक और दर्दनाक न्यूज़ हमने देखी है रशिया की। तो ये जो विमान है एक AN-24 यात्री विमान था और साइबेरिया की अंगारा एयरलाइन इसे ऑपरेट करती थी। तो ये जो विमान है चाइना की सीमा से लगा जो आमूर रीजन है, इसके टिंडा शहर की ओर जा रहा था। अभी राइटर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। राइटर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक है, इसने ही ये बताया है कि ये जो विमान है चाइना की सीमा से लगे आमूर रीजन के शहर टिंडा के अपने गंतव्य के पास पहुंचने के समय एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राडार स्क्रीन से गायब हो गया। मतलब इसे सिग्नल नहीं मिल पाया और अभी तक तो लापता बताया जा रहा था, बाद में पाया गया कि ये क्रैश हो गया है। तो ये रशिया की न्यूज़ रही है। फिर मैंने कल आपसे पूछा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीते? आंसर जम्मू कश्मीर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस बैंक की जो डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।